तो आपका हमारे इस टेस्ट सीरीज़ में लास्ट क्लास में हमने बात किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज हम बात करके चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 में अगर बात करके चले तो कहता है निम्न को सुमेलित करें। पहला हमसे कहता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे दिया गया है पहाड़ी संग्रहालय, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड पे इनके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनके अनुसार हमें यहाँ पे क्या करके चलना है, अपने आंसर्स को यहाँ पे टिक करके चलना है, मिलान करना है, ठीक है। तो पहली बात करके चलें, यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे पहाड़ी संग्रहालय। जो पहाड़ी संग्रहालय की अगर बात करके चलें तो ये हमारे पास कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गोपेश्वर पे, ठीक है। दूसरा अगर बात करके चलें, दूसरा हमारे पास है जनजाति विरासत संग्रहालय, ये पड़ता है मुनस्यारी में, ठीक है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे है महादेवी वर्मा संग्रहालय, ये है हमारे पास रामगढ़ के अंदर स्थित है ये, और दरबान सिंह संग्रहालय ये लैंसडाउन पौड़ी के अंदर संग्रहालय ये स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मिलान करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कहता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं और कथनों के आधार पे हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर बात करके चलें तो हमसे कहता है यहाँ पे फड़गनौला की खोज 1885 में यशवंत सिंह कटौच ने की हुई थी, ठीक हो गया ना। तो ये तो गलत है, फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारे पास यशवंत सिंह कटौच ने नहीं की गई थी, ये फड़गनौला जो हमारे पास स्थित है ये हमारे पास की गई थी यशोधर मठपाल ने। किसने किया था ये किया था यशोधर मठपाल ने। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। यशोधर मठपाल ने यहाँ पे क्या किया हुआ था, इस फड़गनौला की यहाँ पे खोज की हुई थी। कथन 2 हमसे कहता है फड़गनौला अल्मोड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है ये। और तीसरा कहता है फड़गनौला सुयाल नदी के तट पर, बिल्कुल ही सही बात है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 यानी कथन 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे कहता है निम्न में असत्य कथनों का चयन करना है, ठीक है। तो बताने हैं इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, ठीक है। तो पहला हमसे कहता है कालसी शिलालेख की खोज 1860 में मिस्टर फॉरेस्ट ने की थी, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। ये फॉरेस्ट ने यहाँ पे क्या हुआ था, फॉरेस्ट महोदय ने यहाँ पे क्या किया था, इसकी खोज यहाँ पे की हुई थी। दूसरा कहता है कालसी यमुना व टोंस के संगम पर बसा हुआ शहर है, बिल्कुल जो कालसी हमारे पास यमुना और टोंस नदी के बीच में यहाँ पे बसा हुआ है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला कहता है कालसी शिलालेख में एक हाथी का चित्र भी अंकित है, बिल्कुल एक हाथी का यहाँ पे चित्र भी यहाँ पे अंकन इसका किया गया है। और चौथा कहता है यहाँ पे जो कालसी शिलालेख है अरामाइक लिपि में लिखा गया है, ये गलत है, अरामाइक नहीं, जबकि यहाँ पे जो कालसी है ये हमारे पास है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया क्या है, एक अभिलेख है, ठीक है ना। लिपियाँ लिखने की शैली जो हमारे पास होती है उनको यहाँ पे लिपि कहा जाता है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है गढ़ श्रुयाल नामक पुस्तक निम्न में से किसकी है। तो गढ़ श्रुयाल नामक जो पुस्तक है ये हमारे पास ये है शिव नारायण सिंह बिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है निम्न में से कौन सी बोली मुख्यतः भागीरथी नदी घाटी में बोली जाती है, ठीक है ना। तो कौन सी ऐसी बोली है जो भागीरथी नदी घाटी में जो सामान्यतः प्रयोग में यहाँ पे की जाती है, तो ये हमारे पास है गंगाडी बोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गंगाडी बोली है ये यहाँ पे मुख्यतः भागीरथी नदी में यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। जबकि अगर बात करके चलें जो नागपुरिया हमारे पास है ये चमोली के कुछ विशेष स्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है, इस बोली का प्रयोग किया जाता है। जो राठी हमारे पास है ये राठी हमारे पास पौड़ी के कुछ विशेष क्षेत्रों में, संपूर्ण पौड़ी में नहीं, पौड़ी के कुछ विशेष क्षेत्रों में यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। चमोली में नागपुरिया बोली का किया जाता है, भागीरथी नदी में गंगाडी यहाँ पे किया जाता है। और जबकि जो सलानी बोली हमारे पास है ये किया जाता है टिहरी के सलाण क्षेत्र में, ठीक है ना। एक क्षेत्र पड़ता है टिहरी के अंदर सलाण क्षेत्र, तो सलाण क्षेत्र में यहाँ पे क्या किया जाता है, इन बोलियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है गंगाडी, ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 4 नंबर 6 में हमसे कहता है गढ़वाली शब्दावली में जो रसवाल एक शब्द है इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, ठीक है, रसवाल। तो रसवाल कई यहाँ पर जो हमारे पास प्राचीन समय में राजा महाराजाओं चले आ तब से एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, जिसे अपने वहाँ क्या बोला जाता है, रसोईया बोला जाता है, ठीक है ना। आम भाषा में क्या बोलते हैं, इसको रसोईया कहा जाता है। तो ये इसका रसवाल यहाँ पे आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कहता है स्थानीय बोली में धिनाली
पानी एक शब्द है, धिनारी पानी, ठीक है ना। तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे आपने वहाँ भी कुमाऊं में बोला जाता है ना, धिनाई जिसे बोलते हैं आम शब्दों में। तो ये तो सिंपल से यहाँ पे होने वाला, दूध देने वाले जो पशुधन हैं उनके बारे में यहाँ पे बोला जाता है धनाली पानी, ठीक हो गया ना। तो जैसे बोलते हैं ना आपस में धिनाई पानी होगी, तो धिनाई पानी का मतलब ये है कि दूध देने वाले जो जानवर हैं या फिर दूध देने वाले जो हमारे पास पशु हैं, तो उनका यहाँ पे जिक्र यहाँ पे किया जाता है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 48 में, ठीक है। 48 में क्वेश्चन में हमसे ये कहता है कि गुंजी पिथौरागढ़ में काली से किस नदी का संगम होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो कुंठी यांगटी, ठीक है, जो स्थान है, तो यहाँ पर पिथौरागढ़ में काली से इस नदी का यहाँ पे क्या होता है, संगम होता है कुंठी यांगटी का, ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 पे कहता है दिए गए विकल्पों में नदी के उद्गम स्थलों में कौन सा युग्म असुमेलित है। तो बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये हमें यहाँ पे बता के चलना है। पहला हमसे यहाँ पे कहता है कि जो गौरा नदी है ये मिलम में, बिल्कुल यहाँ पे ये क्या है, इसका उद्गम स्थल है, बिल्कुल गौरा जो नदी है, ठीक है ना, गौरी नदी, ये कहाँ से निकलती है, मिलम नदी से, मिलम ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल। अगला है पूर्वी रामगंगा, ये निकलती है नामिक हिमनद से, बिल्कुल ये भी क्या होने वाला है, यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे इसका होने वाला है। अगला हमारे पास है यहाँ पे जो हमारे पास गौला नदी है, नंदा घुंघटी पर्वत से निकलती है, ये गलत हो जाएगा। जबकि जो हमारे पास गौला नदी है ये निकलती है कहाँ से, पहाड़ पानी से, ठीक है ना। पहाड़ पानी से क्या होता है, ये नदी निकलती है, कौन सी नदी यहाँ पे, गौला नदी, ठीक हो गया ना। और पश्चिमी रामगंगा दूधातुरी पर्वत से निकलती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे कहता है निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। कथनों पर विचार की अगर बात करके चलें तो पहला हमसे कहता है कि उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना 16 फरवरी 2022 को आई हुई थी, ठीक है। और दूसरा हमसे ये कहता है इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास योजना थी मिलेट योजना, मिलेट मिशन योजना, ये हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास उद्देश्य इसका जो अगर मुख्य रूप से बात करके चलें तो पारंपरिक और जो मोटे अनाज थे, ठीक है ना, जैसे मडवा, ये सभी चीज़ें, तो इनका क्या करना था, यहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा देना यहाँ पे था, ठीक है ना। जबकि ये जो योजना आई हुई थी ये 2022 में ना आकर कब आई हुई थी, 2023 में आई हुई थी, ठीक है ना। तो पहला कथन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, सिर्फ कथन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51 की तरह। 50 नंबर 1 में हमसे कहता है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार शुरू के 4 जिलों के क्रमानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है ना। तो जनजाति जो हमारे पास है, जनसंख्या हमारे पास है, उसे जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार हमें बताना है सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई थी। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हमारे पास हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला उधम सिंह नगर, दूसरा देहरादून, तीसरा हरिद्वार, चौथा नैनीताल, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में हमसे कहता है कि गढ़वाल व कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है, ठीक है, जिसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है, बिल्कुल वह कौन सा नृत्य है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गीत है जो कि मुख्यतः उत्तरायणी मेला जब लगता है जनवरी माह में, तो उस समय मुख्य रूप से गाया जाता है, और यह भौनी गीत, ठीक है ना। तो ये जो भौनी गीत है ये मुख्य रूप से यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रसिद्ध एक ये चाचरी नृत्य है, वास्तव में झोड़ा चाचरी जैसे होता है वैसे एक चाचरी नृत्य है भौनी गीत, ठीक हो गया ना। तो ये कहाँ, कुमाऊं और गढ़वाल में मुख्य रूप से कब गाया जाता है, जब उत्तरायणी मेले का आगमन होता है, उत्तरायणी मेले का जब अवसर चल रहा होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो देख के चलते क्या क्या कथन यहाँ पे दिए गए हैं। कथन नंबर 1 हमसे कहा गया है जो 3 है टिकटी विवाह, ठीक है ना, 3 टिकटी विवाह प्रथा बोक्सा जनजाति से प्रचलित है, ठीक है ना। तो बोक्सा जनजाति से प्रचलित है, पहला कथन ये दिया गया है। दूसरा कहता है 3 टिकटी विवाह प्रथा में दूसरे की बहन की जगह उसके किसी भी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें बता के चलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख के चलते, पहला हमसे कहा गया है कि 3 टिकटी विवाह प्रथा बोक्सा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो 3 टिकटी प्रथा है ये हमारे पास किससे है, थारू जनजाति, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर, उधम सिंह नगर में मुख्य रूप से है। तो थारू जनजाति से क्या है, ये प्रचलित एक प्रथा है। और दूसरा कहता है 3 टिकटी विवाह में बिल्कुल दूसरे की बहन के किसी भी रिश्तेदार से या किसी रिश्तेदार की लड़की से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, विवाह किया जा सकता है। यानी सिर्फ कथन जो 2 है ये सत्य है, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 में अवसर पर पुरस्कृत उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार में सम्मानित गांव के संबंध में असत्य है। ठीक है ना, तो अभी करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसको यहाँ पे नहीं मिला हुआ है ये पूछा गया है। तो साहसिक पर्यटन गांव कोटी, तो ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जबकि अगर व्याख्या की अगर बात करके चलें तो साहसिक पर्यटन गाँव जखोली गाँव था, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे कहता है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा है, चंपावत का जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला क्या है, जिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे कहा गया है राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता 2024 के विजेता अवनीत दरमियाल रहे, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है ना, तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन था ये किया गया था कहाँ पे, कौसानी में। ठीक है ना, कौसानी क्षेत्र जो पड़ता है, ठीक है ना, कल के क्लास में हमने बात किया हुआ था, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है कुमाऊं का, वहाँ पर क्या था, इसका आयोजन यहाँ पे किया हुआ था। ठीक हो गया ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होने वाला है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून में। ठीक है ना, देहरादून के अंदर क्या किया गया था, यहाँ पे इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है भारत का पहला खगोल कार्यक्रम नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन है कौसानी, दूसरा ऑप्शन है हल्द्वानी, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मसूरी, चौथा है रानीखेत। तो सही आंसर होने वाला है इसका मसूरी। तो मसूरी में क्या किया गया था, इस खगोल कार्यक्रम का नक्षत्र सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है चार धाम में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्राउन आई डिवाइस किसने बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा ये। तो ये बनाया गया था किसके द्वारा, ITI रुड़की ने क्या किया था, इस डिवाइस को बनाया था, जिसका नाम क्या था, क्राउन आई डिवाइस। ठीक है ना, तो जो जनसंख्या थी वहाँ पर एकदम से, जैसे हम जानते हैं कि कपाट जब उनके खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा भगदड़ वहाँ पर हो जाती है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा कंट्रोलिंग लाने के लिए, व्यवस्था बैठाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, एक सिस्टम यहाँ पे तैयार किया गया जिसे क्या बोला गया, क्राउन आई डिवाइस जिसे कहा गया था। ठीक है ना, ये किसने किया, फिर IIT रुड़की ने यहाँ पे क्या किया था, इसको यहाँ पे तैयार किया हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कहता है शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 किसे दिया गया। ठीक है, तो शशिकला जो सम्मान था ये दिया गया था स्वास्तिका जोशी को। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 61 में निम्न में प्रसिद्ध बौद्ध मठ दिए गए हैं, उन बौद्ध मठों को उनके राज्यों के साथ सुमेलित करना, बताना है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है ना, तो बात करके चलते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पर टाबू मठ। ठीक है, टाबू मठ की अगर बात करके चले ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे कौन सा, हेमिस मठ। ठीक है ना, हेमिस मठ की अगर बात करके चले ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। तीसरा अगर बात करके चले हमारे पास मेड्रालिंग मठ की अगर बात करके चले तो ये अपने उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और जबकि अगर बात करके चले रूमटेक मठ की अगर बात करके चले ये सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है निम्न में असत्य कथनों का चयन करना है, बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। ठीक है ना, तो पहला कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, बिल्कुल यहाँ पे की गई थी। ठीक है ना, संस्थापक थे मौर्य वंश के। दूसरा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोक्रोट्स कहा था, बिल्कुल सैंडोक्रोट्स यहाँ पे कहा गया था, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा स्थूल भद्र से ग्रहण की थी। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पे स्थूल भद्र से नहीं की गई थी, उसका नाम था क्या, भद्र बाहु। तो भद्र बाहु से क्या किया गया था, यहाँ पर इस जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म को तो अशोक मानता था, तो ये जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या किया गया था, ये भद्र बाहु से क्या किया था, यहाँ पे इसकी शिक्षा यहाँ पे ली हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान में गुजारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं पे इन्होंने क्या कर दिया था, देह अपना त्याग दिया हुआ था, है ना। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे कहता है निम्न में सत्य कथनों का चयन करें। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है इनमें से। पहला कहता है कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की हुई थी। बिल्कुल सही बात है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना की हुई थी। दूसरा कहता है खिलजी वंश की स्थापना तुगलक वंश को समाप्त करने के बाद हुई थी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी वास्तव में ये खिलजी वंश की स्थापना तुगलक को नहीं जबकि गुलाम वंश को, ठीक है ना, गुलाम वंश को समाप्त करने के बाद यहाँ पर हुई थी। इसी गुलाम वंश को अलबीरा वंश भी कहा जाता है। ठीक है ना, अलबीरा वंश भी इसी को कहा जाता है। तो इसके समापन के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, इस खिलजी वंश की स्थापना यहाँ पर हुई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यानी कथन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा यहाँ पे समाप्त हुआ था। ठीक है ना, तो प्रथम 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, आपको पता होगा। बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद अंग्रेजों ने अगला जो रुख किया वो नीचे की तरफ किया था, दक्षिणी भारत में कर्नाटका की तरफ। तो वहाँ पर मैसूर वाले क्षेत्र में 4 युद्ध लड़े गए थे और उन्हीं 4 युद्धों को आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है, जो कि मैसूर क्षेत्र में लड़े गए थे और अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़े गए थे, जिसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। तो मद्रास की संधि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो युद्ध थे मैसूर में, आपने नाम सुना होगा, प्रमुख शासक एक महत्वपूर्ण हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है ना, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें यहाँ पे हैदर अली मारा गया, जबकि चौथे में टीपू सुल्तान मारा गया। तो ये सारी की सारी कुछ कहानियाँ हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री वाले सेक्शन में पूरा का पूरा यहाँ पे चलता है बहुत डीप। ठीक हो गया ना, क्लियर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मद्रास की संधि। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात करके चलें तो क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है निम्न में से किसने 1857 की क्रांति के संबंध में कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है ना, तो 1857 की क्रांति को लेकर कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर बात करके चलें किसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह, तो ये कहा गया था डिजरायली द्वारा। ठीक है ना, तो डिजरायली ने यह कहा था कि 1857 की क्रांति नहीं है, ये क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह है जो संपूर्ण राष्ट्र के लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इसमें भाग लिया हुआ था। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं जो ऊंचे तबके के लोग थे, शिक्षित लोग थे, अमीर लोग थे, है ना, जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने इसमें क्या है, रायजादे लोग जो थे उन्होंने इसमें यहाँ पे इस क्रांति में सहयोग नहीं किया हुआ था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के संबंध में सत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है ना, हिमालय के बारे में यहाँ पे क्या करना है, सत्य कथनों का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, पहला हमसे कहता है कि पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो ये सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है 560 किलोमीटर यहाँ पे बिल्कुल। दूसरा कहता है पंजाब हिमालय का विस्तार सतलज एवं काली नदी के मध्य यहाँ पे हुआ था। ठीक है ना, तो ये तो गलत यहाँ पे होने वाला है। वास्तव में जो हमारे पास पंजाब हिमालय है इसका जो विस्तार है ये सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। ठीक है ना, किसके बीच में, यहाँ पे सिंधु एवं सतलज। ठीक है ना, जो सिंधु नदी है और दूसरा सतलज। ठीक है ना, तो इन दोनों नदियों के मध्य यहाँ पे क्या है, इसका विस्तार है, ना कि काली नदी। ठीक है ना, तो काली नदी तो फिर अपने कुमाऊं में आ जाती है, गढ़वाल वाले क्षेत्र में, कुमाऊं वाले क्षेत्र में ना, तो कुमाऊं हिमालय का विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है काली नदी के मध्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर कि केवल कथन एक सही है और दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमसे 67 में हमसे कहता है कि दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो दर्रों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होने वाला है दिफू दर्रा। ये अपने झारखंड में जो दिफू दर्रा हमारे पास है, दिफू दर्रा की अगर बात करके चलें तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक दर्रा है। ठीक है ना, दिफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक दर्रा हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये हमारे झारखंड में स्थित एक जलप्रपात है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित एक जलप्रपात है, कौन सा, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे कहता है कि यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है। ठीक है ना, जलधारा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, कई बार यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सही आंसर होने वाला गल्फ स्ट्रीम। वास्तव में जो गल्फ स्ट्रीम हमारे पास है ये जब चलती है यूरोप की तरफ को, ठीक है ना, तो ये पैसिफिक ओशन से जब यूरोप की तरफ को चलती है तो उस समय पे यूरोप में क्या होता है, एक बहुत गर्माहट सी महसूस होती है, एक लू चलती है। ठीक है, यूरोप चूंकि एक ठंडा एरिया है तो वहाँ पे गर्म, यहाँ पे क्या होता है, लहरें चलने लगती हैं अचानक से गल्फ स्ट्रीम के चलते, जिसके चलते इसे यूरोप का क्या बोला जाता है, गर्म कंबल कहा जाता है, या फिर यूरोप का इसे कंबल यहाँ पे कहा जाता है, किसको, गल्फ स्ट्रीम को। ठीक है ना, चलिए
अगला यहाँ पे बात करके चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है डेविस जल संधि किस किस के मध्य यहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। तो डेविस जल संधि की अगर बात करके चले, ये हमारे पास हुई थी ग्रीनलैंड और कनाडा, ठीक है ना। किस किस के बीच में, यहाँ पे ग्रीनलैंड और कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड व कनाडा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में, क्वेश्चन नंबर 71 हमसे कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉलिटी से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ये किया जाता है किसके द्वारा, संसद द्वारा, ठीक है। संसद ही क्या करती है, उनकी सुख सुविधाएं, ठीक है, जो भी वेतन भत्ते हैं, इन सब का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा ही यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72 में, 72 में हमसे कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हम जानते हैं, और ये किया जाता है अनुच्छेद 164 के द्वारा, आर्टिकल 164 के तहत, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है राष्ट्रपति शासन अधिनियम अधिकतम लगाया जा सकता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति शासन है, कई बार सरकार अगर गिर जाती है या सरकार नहीं कार्यभार संभाल पाती है, तो ऐसे केस में क्या कर दिया जाता है, उस क्षेत्र को में क्या कर दिया जाता है, उस राज्य में क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाता है। जैसे लगभग 2016 के आसपास अपने उत्तराखंड में भी यहाँ पे लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, है ना। तो ये सामान्यतः अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो ये इसकी समय सीमा जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होता है 6 माह से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, 6 माह तक यहाँ पे लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, फिर 6 माह के बाद क्या होता है, यहाँ पे पुनः संसद में पारित होकर इसको अधिकतम 3 वर्ष तक यहाँ पे किया जा सकता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है ना। मतलब 6 माह तक इसको बार बार रिन्यू कर करके 6 माह के बाद इसको रिन्यू करना पड़ेगा, और उसके बाद अधिकतम 3 वर्ष तक यहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये पूछे कि कितने माह बाद हमें इसे क्या करना होगा, रिन्यू करना होगा, या कितने माह बाद सदन में बिल पारित करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, ठीक हो गया ना। तो 6 माह तो यहाँ पे इसका प्रारंभिक इसका समय है, उसके बाद उसको फिर रिन्यू करके या बिल पारित करके संसद में हम बार बार उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 वर्ष तक हम यहाँ पे इसको लागू करवा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 74 में, अगले क्वेश्चन में कहता है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। जो दिनेश गोस्वामी समिति है, इसका संबंध किससे है, ठीक है ना। तो वास्तव में हमारे पास जो ये समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हुआ था, भारत के संविधान में जो हमारे पास मौलिक कर्तव्य थे उनसे संबंधित ये हमारे पास क्या थी, समिति थी। और इन्होंने क्या करा था, इस समिति ने एक और नया मौलिक कर्तव्य इन्होंने जोड़ा हुआ था 2002 में, और संविधान संशोधन जो किया गया था, ये किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे एक नया यहाँ पे कर्तव्य जोड़ा। जब उसके बाद से यहाँ पे क्या होगी, कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 11 भी हो गई, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करके चलें कि मुख्य रूप से